नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड चाइना ट्रेड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर खबर आ रही है कि 6 साल बाद हमने लिपुलेख दर्रा जहाँ से व्यापार होता था इसको रिज्यूम करने के लिए हस्ताक्षरित किया है डॉक्यूमेंट को। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि क्या विवाद था, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं और क्या यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुए हैं और क्यों इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा ये जो लिपुलेख दर्रा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई इसी बीच आप देखोगे जब इंडिया एंड चाइना इस लिपुलेख दर्रे को रिज्यूम करने के लिए रेडी हो गए हैं तो नेपाल को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब नेपाल की क्या समस्या है, नेपाल क्यों इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। खबर जैसे मैंने बताया कि इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड वाया लिपुलेख पास रिज्यूम आफ्टर 6 ईयर, व्हाट इज नेपाल्स ऑब्जेक्शन। क्यों बार बार नेपाल को समस्या रहती है कि भैया हम यहाँ पर आपका व्यापार नहीं होने देंगे। अब देखो 6 साल बाद ये शुरू तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्पेसिफिकली व्यापार होता है लिपुलेख दर्रे में वो हमारा जून से सितंबर तक ही होता है। तो इसी के पहले ही सरकार ने बोला कि भाई हम दोनों लोगों को डॉक्यूमेंट साइन करके इसको रिज्यूम करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो ट्रेड सेशन है वो आमतौर पर कैसे होगा, जून से सितंबर तक रहेगा। अब देखो 2019 अगर हम कोविड की बात करें तो उसके बाद हमने देखा था कि चीजें बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में चली गई थी और उसके बाद से सारी चीजें बंद थी। हमारा जो लिपुलेख दर्रा है वहां से व्यापार नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर आशीष कुमार भटगई हैं जो कि जिला अधिकारी हो जाते हैं पिथौरागढ़ के। इन्होंने बोला कि जिला स्तर पर हमने तैयारी शुरू कर दी है। भारत चीन समझौते के अनुसार व्यापार अवधि जून से सितंबर तक तय है, लेकिन मौसम अनुकूल रहने पर इसे आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी भेजा जा सकता है कि भाई हम इससे आगे भी व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नाउ लिपुलेख दर्रा औपचारिक व्यापार मार्ग है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के दौरान ही लिपुलेख दर्रे से बहुत ज्यादा व्यापार जो है हमारा हुआ करता था। यहाँ पर आप देखोगे तो व्यापारिक नमक, जड़ी बूटी, पशु उत्पादन, साथ ही साथ आपका स्थानीय सामान, ये सब कुछ हम आयात और निर्यात किया करते थे। जबकि भारतीय व्यापारी बकरी है, भेड़ है, अनाज, मसाले, गुड़, मिश्री, ये सारे काम करते थे। भारत और चीन के बीच साल 2005 में 12 करोड़ रुपए का आयात और 39 लाख रुपए का निर्यात हुआ था। साल 2018 में आपका 5.59 करोड़ रुपए का आयात और 96.5 लाख रुपए का निर्यात हुआ था। तो अब आपको समझ में आएगा कि भाई ये एंशियंट टाइम से ही कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया एंड चाइना दोनों के लिए ही। केंद्र और राज्य सरकार से व्यवस्था करने को कहा गया था यहाँ पर। तो जो विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, इन्होंने बातचीत करी थी किससे, मुख्य सचिव आनंद वर्धन से, कि हम लोग एक जो लेटर हेड है उसको साइन करते हैं, यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्लियरिफाई करते हैं एंड देन इसको शुरू कर देते हैं। नाउ अब ये आपको दिखाई देगा चाइना एंड दिस इज इंडिया और ये हमारा लिपुलेख दर्रा जिसकी हम बातचीत कर रहे थे। अब जो विवाद है, जैसे मैंने बताया कि नेपाल का ऑब्जेक्शन आया इस मुद्दे पर कि आप लोग व्यापार रूट शुरू कर रहे हो बट लिपुलेख दर्रा इंडिया का नहीं हो जाता है। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है ना नेपाल के साथ वो इसको लेकर के हो जाती है। ये देखिए आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होंगी, ये काली रिवर, आपको पता चलेगा कि कैसे काली रिवर जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो डॉटेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, नेपाल इन डॉटेड लाइंस को अपना हिस्सा मानता है कि ये वाला जो पूरा एरिया है ना वो नेपाल का हो जाता है। अब वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया किसको बॉर्डर मानता है, तो इंडिया इस मेन लाइन को बॉर्डर मानता है कि भैया ये हमारी मेन लाइन है। लेकिन इनका कहना है कि नहीं ये आपकी मेन लाइन नहीं है, इनके अकॉर्डिंग ये जो डॉटेड लाइन है वो इंडिया की मेन लाइन है और ये मेरी मेन लाइन है। तो इतने पूरे हिस्से का पूरा यहाँ पर विवाद है इंडिया और किसके, नेपाल के बीच में। और अब जब ट्रेड रूट शुरू हो रहा है तो यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। ये पूरा एरिया है जो नेपाल क्लेम करता है कि भैया मेरा हो जाता है। अब देखिए, अब अगर हम इसी ट्रेड रूट के और थोड़ा इतिहास में जाते हैं और गहराई में बात करते हैं, तो ये जो पास है ना, ये जो ट्रेड रूट है ये इंडिया को तिब्बत के जो तालाकोट मार्केट है इससे भी कनेक्ट करता है, यानी कि हमें मार्केट एक्सेस बहुत अच्छा देता है। द ट्रेड रूट वाज एक्टिव बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत सिंस 1954। तिब्बत में 1954 से ये रूट हमारा एक्टिव है और तालाकोट मार्केट में हमें एंट्री देता है। इससे होता क्या है कि यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होती हैं, रिवाइव डिस्ट्रेस बॉर्डर विलेजेस, और यहाँ
पर बॉर्डर विलेजेस को एक तरीके से एक्सपोजर भी मिलता है और अपने रोजगार को भी वो बेहतर कर पाते हैं। अगर हमें एंशिएंट समय का बॉर्डर देखना है तो आप देखोगे कि पहले ये किस टाइप का बॉर्डर था और यहाँ पर क्या क्या चीजें हुआ करती थी। अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, नेपाल को क्या दिक्कत हो जाती है और कैसे तिब्बत से कनेक्टिविटी मिलती है। लेकिन अब हम बात करेंगे लिपुलेख दर्रे से भारत चीन व्यापार का इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है और हम दोनों लोग इस पे कब कब हमने व्यापार शुरू किया, कब कब व्यापार बंद किया। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारा जो व्यापार है वो रिज्यूम हुआ है बंद होने के बाद। एंशिएंट टाइम में भी कई बार ऐसा हुआ जब हमने लिपुलेख दर्रा को बंद किया, उसके बाद अपने संबंधों में वापस से सुधार करने का प्रयास किया और फिर से हमने इस लिपुलेख दर्रा को खोल दिया। ठीक है, तो अब देखिए प्राचीन समय में व्यापार का रास्ता था ये, जो भारत के कुमाऊं क्षेत्र और तिब्बत के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग रहा था। 1962 युद्ध के बाद पूरी तरीके से हमने इसको बंद कर दिया था। 1991 से 1992 फिर से हमने इसको शुरू करने का ट्राई किया, काफी लंबे समय तक ये बंद रहा। इसके बाद आप देखोगे 2019 तक, जब हम 1992 में इसको शुरू करते ना, तो 2019 तक लगातार यहाँ पर व्यापार चलता रहा। लेकिन 2019 में क्या आया, कोविड आया। ठीक है, उसके बाद 2020 में गहलवान घाटी, जो जून 2020 आपको सभी को पता है, तो उसके बाद ये क्या रास्ता पूरी तरीके से फिर से बंद कर दिया गया। एंड फाइनली 2026 में हम क्या कर रहे हैं, वापस से स्ट्रेट रूट को ओपन कर रहे हैं। अब आपको देखना होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम दोनों ही एक दूसरे से आयात और निर्यात करते हैं। अगर आयात की बात करें तिब्बत से भारत, तो ऊन और पश्मीना, नमक, बोरेक्स, रेशम और यहाँ पर मक्खन, याक की पूंछ और खाल। वहीं अगर हम बात करें निर्यात भारत का तिब्बत से, तो गुड़, मिश्री, मसाले, आटा, कपड़ा, कंबल, सूखे मेवे, सब्जियां, ये सारी चीजें जैसे जूते, स्टेशनरी, ये सब हो जाता है। लेकिन अब इन दोनों चीजों की अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पर इंडिया चाइना ट्रेड के बारे में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया का है वो ज्यादा हो जाता है और इंडिया इसको बैलेंस करना चाहता है। हमारा एक्सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं है जितना हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अब हमारा जो मेन स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम इसको बैलेंस कर पाए। अब देखो, जो इंडिया चाइना के बीच में इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू चाइना, तो यहाँ पर प्यूरिफाइड जो पेट्रोलियम ऑयल है वो हम करते हैं और सबसे ज्यादा ये है हमारा। इसके बाद ईरान ऑयल, ड्राइड पेपर, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको एक्सपोर्ट करते हैं ना। ये सारी चीजें तो चलती रही, लेकिन अब हम देखेंगे कि हम दोनों ही नेशंस के बीच में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको समय समय पर आप देखोगे कि टेंशन का कारण बनते हैं, विवाद होता है उनसे। तो वो मुद्दे देख लेते हैं। आपको ये पूरा मैप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है भैया, एक तो हमारा पैंगोंग झील, जिस पर हमारा बहुत ही ज्यादा विवाद रहता है, लद्दाख का हो जाता है। अब ये झील 134 किलोमीटर लंबी है। जो हमारा पैंगोंग झील है ना, यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस भी कुछ दिखाई गई थी नासा के द्वारा कि ये अपने मिलिट्री बेसेस यहाँ पर बना रहे हैं, ये अपने घर बना रहे हैं, रहने के लिए पूरा गांव बसा दिया गया है। ये हिमालय से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस झील का 44 किलोमीटर क्षेत्र भारत और करीब 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। तो ये जो 90 किलोमीटर क्षेत्र चाइना में है ना, चाइना इसको बहुत ही साइंटिफिकली डेवलप कर रहा है ताकि उसके पास वहां पर मिलिट्री बेसेस भी हो, हेलीपैड जो लॉन्चेस वगैरह है वो सारा उसने वहां पे बना दिया है, इवन पूरी बस्ती बसा दी है। और 44 किलोमीटर झील का जो क्षेत्र है वो तो हमारे पास पड़ता है। अब एलएसी में भी ये जो झील है ये गुजरती है, एलएसी इसी झील से गुजरती है, तो इस वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन बना रहता है कि किसका कितना हिस्सा हो जाता है ना। गलवान घाटी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जून 2020 में आप सभी को पता है कि यहाँ पर हिंसक झड़प हुई थी, सैनिक मारे गए थे हमारे। तो इसके बाद तो और भी ज्यादा टेंशन क्रिएट हुई और ये हमारा गलवान घाटी का क्षेत्र हो जाता है पूरा। अगर आपको याद हो तो ये पैंगोंग झील हो जाती है, यहाँ पर आप देखोगे दारबुक हो जाता है, ले, तो ये कुछ कुछ एरिया है जहाँ पर हमारी इनके साथ हमेशा ही प्रॉब्लम, टेंशन एक तरीके से बनी रहती है। अब डोकलाम वाला, अब चूंकि इशू तो भूटान का था वो, ठीक है, कि डोकलाम का जो मामला है, ऑफ कोर्स डोकलाम कहां पर है, भूटान में हो जाता है ये। लेकिन ये क्या बहुत ही ट्राई जंक्शन क्षेत्र हो जाता है और यहीं पर हमारा सबसे सकरा क्षेत्र जिसकी हम बात करते हैं, चिकन नेक, वो भी है। तो इसलिए इंडिया को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। सो वैसे तो डोकलाम भूटान और चीन का विवाद था, लेकिन सिक्किम सीमा के पास पड़ता है और एक तरीके का ट्राई जंक्शन है। तो भैया हम अपने लिए क्या कर रहे थे, इस डोकलाम इशू में भूटान का सपोर्ट कर रहे थे। और इसके बाद क्या होता है कि 2017 में करीब 2.5 महीने तक डोकलाम पर भारत चीन के बीच में तनाव बना रहता है। तो ये एक इशू था। एक इशू था तवांग और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के। आपको पता होगा कि कई बार अरुणाचल प्रदेश के नामों में चाइना परिवर्तन करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र है उनका नाम वो चेंज कर देता है कि भैया ये क्षेत्र होगा। अगर मैं
लाइक 16 से अभी बात करूं 2000 लास्ट जो चेंज किया गया है 2024 में, तो कई लोग कहते हैं कि इसमें दर्रे भी शामिल हैं, झीलें भी शामिल हैं, और कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसमें दर्रे भी शामिल हैं, झीलें भी शामिल हैं आपकी, और साथ ही साथ कुछ जगहों के नाम भी शामिल है जिनको चाइना ने चेंज कर दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है, ठीक है। तवांग पर हमेशा चाइना की नजर रही है। अब देखिए, चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है और 1914 में इसको लेकर के समझौता हुआ, तो उसमें तवांग को अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बताया गया, और 1962 में जब जंग हुई तो चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन युद्ध विराम की तरह उसने अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था, और इसी वजह से वो कहता है कि तवांग उसका क्षेत्र हो जाता है। नाथुला सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्लैश नहीं है इंडिया एंड चाइना के बीच में। द क्लैश वाज ओनली कि कभी कभी सेनाएं आपस में भिड़ जाती हैं, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारी बीच में बाधित हो गई थी, इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम थी, तो उसको भी रिज्यूम किया गया है। तो यहाँ तीर्थ यात्रा क्षेत्र जो ये गुजरता है, इसकी वजह से कभी कभी इशू बना रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इशू हैं जिस पर इंडिया एंड चाइना आपस में भिड़ते रहते हैं, ठीक है। फेस ऑफ ऑन दिसंबर 9 तवांग ये वाला क्षेत्र है हमारा जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये हमारा ये हो जाता है नाथुला पास, और इधर सिक्किम है। नाउ आगे बात करते हैं इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ फ्रॉम 2020 टू 2024। टाइमलाइन अगर हम डिस्कस करें तो देखो, आमने सामने आए 2020 गहलवान जब झड़प हुई, 2020 में फिर शॉट फायर देखने को मिलता है दोनों तरफ। जनवरी 2021 में सिक्किम शिकमिसर में ट्रूप क्लैश होता है नियर द नाथुला पास। इसके बाद दिसंबर 2022 में तवांग क्लैश यहाँ पर देखने को मिलता है, सोल्जर्स आपस में क्लैश करते हैं, और ये 2021 जनवरी का था। तो इस तरीके से क्लैशेस होते हैं हमारे बीच में। जब ये सारा सिनेरियो हो ही रहा था, तो आपको एक बैकग्राउंड हिस्ट्री भी मैं बताती हूँ। 2022 तक ये चीजें होती हैं। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो यहाँ पर 30 अक्टूबर 2024 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। वहां पर ये बात करते हैं दैट मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद मिस्टर शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन द मार्जिन ऑफ द 60th ब्रिक्स समिट। तो 16वां जो ब्रिक्स समिट है वो कजान में आयोजित किया जाता है 23 अक्टूबर 2024। एंड फाइनली द टाइम केम जब हमारे दोनों ही नेता, देशों के दोनों नेता आपस में मिलते हैं और अपने संबंधों को सुधारने के लिए पहला स्टेप बढ़ाते हैं कि भाई चलिए अब हमारे जो भी विवाद है इनको साइड करके धीरे धीरे अपने संबंधों को बेटर करते हैं। तो दिस वाज द टाइम कि ब्रिक्स समिट से धीरे धीरे हमने बातचीत करी और अपनी चीजों को रिजॉल्व करने का ट्राई किया। नाउ इंडिया मोदी तो विजिट चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 7 years, और इसी बीच 7 साल बाद इतनी ज्यादा जब टेंशन होती है तब यहाँ पर अपडेट आता है 6 अगस्त 2025 को कि हमारे जो पीएम मोदी है वो क्या करने जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं इन दी नाउ चाइना। दोनों नेशन बातचीत करते हैं, अपने जो सीमा विवाद है उसको रिजॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीजों को बेटर करने का ट्राई करते हैं। दैट इज अवर डिप्लोमेसी एंड विच इज गुड, बिकॉज यही दोनों नेशन के लिए अच्छा भी हो जाता है। नाउ अब देखो, जब ये हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है, जैसे ही शांति आती है थोड़ी सी, तो यहाँ पर नेपाल ओली थे, अभी तो प्रेजेंट समय में बालेन शाह हो जाते हैं, तो ओली जी अपोज करना शुरू कर देते हैं। फ्रॉम 2024 2025 में भी सेम इन्होंने यही काम किया कि नहीं भैया, ये जो आप लिपुलेख दर्रे से व्यापार करोगे ना, ये तो हमारा क्षेत्र हो जाता है, तो आप व्यापार कैसे करोगे। और मैंने आपको बताया कि किस क्षेत्र को वो अपना मानता है। अब देखिए प्रेजेंट समय में 30 अगस्त 2025 जब ये सारा सिनेरियो चल रहा था, 30 अगस्त 2025 को यहाँ पर ये कहा जाता है, पीएम ओली अपने साइड से ये एक्सप्रेस करते हैं कि भैया हमें ना आप जो नेपाल के साथ, नेपाल का जो क्षेत्र हो जाता है लिपुलेख, यहाँ से आप व्यापार करोगे चाइना के साथ और हमें बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, क्योंकि दैट इज आवर पार्ट। अब देखो यहाँ पर आता है कि शिपकिला और लिपुलेखा दर्रा से भी कारोबार बहाल करने का फैसला लिया गया था। हिमालय के तीनों दर्रे शुरू होने जा रहे हैं। भारत चीन व्यापार पहली बार पूरी तरह से सड़क के जरिए होगा और ये मनी एक्सचेंज भी यहाँ पर खुलेगा। अब इसी ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी इस पर ये आपत्ति जताते हैं और मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है कि क्या था। बाकी हमने देख ही लिया है कि केंद्र और राज्य ने क्या कहा है इसको लेकर के। नाउ अब ये 21 अगस्त 2025 ये जो सारे हमें क्लेम देखने को मिले हमने देखा, और जब ये क्लेम कर ही रहे थे तो इसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो गवर्नमेंट है वो इनके क्लेम के रिस्पांस में एक पूरा जो एक तरीके से लेटर है वो जारी करती है। किसके लिए? नेपाल के लिए। इन रिस्पांस टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग कमेंट मेड बाय द नेपाल ऑन द बॉर्डर इशू, द ऑफिशियल स्पोकपर्सन श्री रणधीर जायसवाल सेड। तो यहाँ पर रणधीर जायसवाल कहते हैं, वी हैव नोटेड द कमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द नेपाल रिलेटेड द रिजम्पशन ऑफ बॉर्डर ट्रेड
between India and China through the Lipu Lake Pass, our position is this regard has been consistent and declared that the border trade between India and China through the Lipu Lake Pass has commenced as 1954, has begun on the decades. So there is no any kind of clash between the Nepal and the इंडिया रिगार्डिंग द लिपु लेक पास, बिकॉज हमने ऑलरेडी साइन किया है 1954 में और डिकेड से ये सारी चीजें चली आ रही हैं। तो आज आकर के अगर ये अपोज करने लगते हैं कि ये इनका क्षेत्र है तो हम मानेंगे ही नहीं। अब जब जैसे ही हमारे इंडिया में रणधीर जायसवाल ये बात कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो इंटरनेशनल जो मीडिया अफेयर है अगर ऐसी बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नेपाल की अगर इस तरीके से बात करिए तो हम इसको पूरी तरीके से यहाँ पर खारिज करते हैं। तो जैसे ये बात कही जाती है, नेपाल क्या करता है, अगेन अपना वही ग्रेटर नेपाल का प्लान लेकर के आते हैं। ये अपनी एक नई करेंसी नोट जारी करते हैं और नई करेंसी नोट में इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर ये लिपु लेक पास को अपने में दिखाते हैं, काला पानी को अपने में दिखाते हैं और ये लिम्पियाधुरा जो क्षेत्र हो जाता है इन इंडियाज एरिया को नेपाल के इस जो नोट है इसमें दिखाना ये शुरू कर देते हैं कि भैया ये तो हमारा क्षेत्र हो जाता है। अगेन इन्होंने यहाँ पर क्लैश शुरू किया इसको लेकर के कि भाई नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते हो, ये तो हमारा क्षेत्र हो जाता है। अब ये दो लिपु लेक तो हमने देख लिया, काला पानी एंड लिम्फियाधुरा भी हमने एरिया देख लिया। अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इंडिया बॉर्डर पोस्ट फ्रॉम द ट्रेड विद द चाइना 1992, फॉलोड बाय शिपकिला 1994 एंड लाथुला 2006। तो ये देखो इस तरीके से एंशियंट समय से हम इस पे व्यापार करते आ रहे हैं, तो आपको इस पे समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि नहीं भाई हमें प्रॉब्लम है। तो अब क्षेत्र को लेकर के विवाद क्यों है, भारत के कुछ हिस्से पर नियंत्रण क्यों रखना चाहता है। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भाई नेपाल क्यों इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आपको ये समझना होगा कि 1816 में एक सुगौली की संधि हुई थी, ठीक है। अब इस सुगौली की संधि के अनुसार जो काली नदी है इसको नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा माना गया था। नेपाल का कहना है कि काली नदी की उत्पत्ति जो है वो लिम्पियाधुरा से होती है, जिसमें काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये किसके हो गए, नेपाल के हो गए। अब देखो वही भारत क्या कहता है कि जो नदी का स्रोत है वो काला पानी के पास ही है, ना कि लिम्पियाधुरा के पास है, इसीलिए ये क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है। फाइनली 1962 में चीन युद्ध के बाद भारत ने काला पानी में अपनी सेना तैनात रखी क्योंकि ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट था। लिपु लेक दर्रा भारत के लिए तिब्बत के साथ व्यापार और संपर्क के लिए बेहद अहम है और 2019 में भारत ने नए नक्शे में काला पानी को शामिल भी कर दिया कि ये हमारा क्षेत्र है और फाइनली अब काला पानी हमारे मैप में आ जाता है और उसे अकॉर्डिंग जो लिपु लेक दर्रा है वो हमारा क्षेत्र हो जाता है। जिसके जवाब में जब 2019 में हम काला पानी शामिल करते हैं अपने मैप में तो 2020 में ये अपना नया नक्शा जारी करते हैं, ठीक है। और इस नए नक्शे में क्या दिखा देते हैं कि भाई ये जो लिपु लेक वाला क्षेत्र है, जो लिम्पियाधुरा वाला क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र किसके हैं, नेपाल के हैं। तो ऐसे क्लैशेस नेपाल और इंडिया के बीच में चलते रहते हैं इस क्षेत्र को लेकर के ना। और ट्रीटी ऑफ शांगुला जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि हमारी हुई थी, थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो एंग्लो नेपाल वॉर होता है हमारा 1814 से 1816 के आसपास। इसमें हम देखते हैं टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नेपाल यहाँ पर डिफीट होती है नेपाल के, एंड देन फाइनली जाकर के हम ट्रीटी ऑफ शांगुला 4 मार्च 1816 को यहाँ पर साइन करते हैं। एंड दिस इज द सिनेरियो जब ये सारी चीजें हुई थी और जो ट्रीटी हमारी साइन की गई थी उसके बाद ये पूरा डॉक्यूमेंट है जो रिलीज किया गया था। जब ट्रीटी साइन हुई थी तो दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें ये मेंशन है कि भैया हम लोग शांगला की ट्रीटी कर रहे हैं और ट्रीटी के बाद ऐसे ऐसे चीजें रिजॉल्व हुई हैं। तो जब हमारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है पूरी तरीके से चीजों का, तब भी नेपाल क्या करता है, बार बार इस चीज को लेकर के क्लेम करता रहता है। अब देखो ये सारी चीजें हमने इसमें समझ ली, कजान से हमारे रिश्ते सुधरने लगे और इसी बीच रशिया भी आया था और ये तीनों नेशन एक साथ खड़े हुए दिखाई दिए। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस रखते हुए चाइना के साथ भी बेटर रिलेशन रखेगा, रशिया के साथ भी बेटर रिलेशन रखेगा। वो किसी एक पर्टिकुलर देश कह लो या पर्टिकुलर आप कह लो कि मुद्दे पर स्पेसिफिक नहीं होना चाहता है। बिकॉज जब से यूएस ने टैरिफ लगाया, आप देखोगे कि 2024 जो पूरा साल रहा है वो टैरिफ का रहा है। तो जब जैसे ही यूएस टैरिफ लगाना शुरू करता है ना, तो आपको ये पता चलता है कि भैया इंडिया जो है वो चाइना के साथ अपने संबंधों को भी बेटर कर रहा है और रशिया के साथ भी कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन होता है तो हम लोग ब्रिक पे की बात करने लगते हैं, अगेन कहीं ना कहीं हमने डॉलर को साइड किया। एससीओ सम्मेलन होता है तब भी हम क्या करते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि चाइना ने बोला था कि हम अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, इंडिया ने बोला कि ठीक है हम आपको सोच करके बताते हैं। तो अब इंडिया का स्टैंड ये है कि देखो भाई, ना तो हम यूएस के साथ हैं, ना ही हम फुली हम चाइना के साथ है, क्योंकि यूएस इंडिया को सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज करता है ताकि वो चाइना को टैकल कर सके, ठीक है। अब इंडिया कहता है कि भाई हम इस यूज में आपके नहीं आएंगे कि आप चाइना को टैकल करने के लिए हमारे साथ जो एक होता है ना कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहो। तो दिस इज नॉट अवर
साइड ऑफ एरिया। हम क्या करेंगे, अगर हमें लगता है कि आपके साथ हमारी कुछ चीजें बेटर हो रही हैं तो हम आपके साथ भी बातचीत करेंगे। अगर वहीं पर हमें इंपॉर्टेंस चाइना के साथ नजर आती है अपनी चीजों को लेकर के, तो चाइना को भी इंपॉर्टेंस देंगे। नाउ हम आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है चाइना को टैकल करने के लिए, हमारे और चाइना के रिश्ते मधुर होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से फाइनली अब क्या कर रहा है इंडिया, हर एक नेशन के साथ अपने संबंधों को बेटर करने में लगा है। और उसके लिए अगर मैं यूएस की बात करूं, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया को समझता है, उसको अब इस अवधारणा को धीरे धीरे वो हटाना चाहता है। तो फाइनली अब बताइए कि इंडिया इस जो चीज लाइक ये जो अभी हमने हाल ही में साइन किया है कि हम लिपुलेख दर्रा से वापस से व्यापार करने वाले हैं, तो ये कितना हद तक बेटर हमारे लिए साबित होगा। तो जैसे आपने देखा कि ये जो पूरा सिनेरियो है वो कैसे निकल करके आता है और इंडिया अब बैलेंस्ड अप्रोच अपना रहा है, तो कल को आपको क्या लगता है कि भाई इंडिया किसकी तरफ ज्यादा झुकाव दिखाएगा? उसको यूएस के साइड ही रहना चाहिए क्योंकि चाइना का भी कई बार भरोसा नहीं होता, इतने सारे विवादित पॉइंट हैं, या फिर किसी के भी साइड ना होकर के बैलेंस अप्रोच अपनाते हुए अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको प्रायोरिटी देते हुए अपनी नेशन फर्स्ट की पॉलिसी अपनाते हुए अपने आप को यहाँ पर कंसीडर करना है, अपने आप को एक पावर बैलेंस की तरफ लेकर के जाना है और नया पावर बन करके उभरना है। सो आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।